वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि नर जनन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। तो नर जनन तंत्र में हम लोगों ने सहायक जननांगों के बारे में बात किया था और सहायक जननांग के अंतर्गत सहायक नलिका और सहायक ग्रंथियां आती हैं। और सहायक ग्रंथियों में हम लोगों ने शुक्राशय, प्रोटेस्ट और काउपर ग्रंथि के बारे में बात किए थे। सहायक नलिका की बात कर ले तो सहायक नलिकाओं में अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, स्खलन नलिका और मूत्र मार्ग के बारे में चर्चा किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिश्न के बारे में। जो शिश्न होता है, शिश्न को हम लोग बोलते हैं पेनिस कहते हैं। और ये जो पेनिस होता है ये नर का बाह्य जननांग होता है। सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जो पेनिस होता है इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। जो कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, तो इसके संरचना में कौन से भाग पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें कि जो नर का शिश्न होता है ये बहुत ही उत्तेजक अंग है। कैसा अंग होता है? उत्तेजक अंग होता है। क्यों शुभम? कैसा अंग है? उत्तेजक अंग है। अब साथ ही इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये जो उत्तेजक अंग होता है, ये उत्तेजक अंग की जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई शिथिल अवस्था में लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो शिश्न होता है इसमें ऊतक उपस्थित होते हैं। कुछ इस प्रकार से ऊतक उपस्थित होते हैं और ये ऊतक जो होते हैं स्पंजीय ऊतक होते हैं। कैसा? स्पंजीय ऊतक होते हैं। और ये जो स्पंजीय ऊतक हैं, जब इस स्पंजीय ऊतक में रक्त भर जाएगा, कौन? रक्त क्या हो जाता है? भर जाता है। किसमें? स्पंजीय ऊतक में क्या भरेगा? रक्त भर जाता है। जब इसके अंदर मान लेते हैं कि ये सभी उत्तेजक अंगों में जो है ये सभी जितने भी स्पंजीय ऊतक हैं, इन सभी स्पंजीय ऊतकों में ये रक्त भर चुके हैं। तो जब इसमें रक्त भर जाता है तो इससे इसका आकार जो है बड़ा हो जाता है। और साथ ही बात कर ले, जो पेनिस होता है ये टाइट हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो शिश्न होता है, इस शिश्न के अग्रभाग में फूला हुआ भाग दिखाई देता है और इस भाग को हम लोग बोलते हैं शिश्न मुंड कहेंगे। क्या कहेंगे? शिश्न मुंड कहते हैं। क्यों शिवम? क्या बोलते हैं? शिश्न मुंड कहते हैं। तो बोल सकते हैं शिश्न का जो अग्रभाग होता है, अग्रभाग को क्या कहते हैं? शिश्न मुंड कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो शिश्न मुंड होता है, इस शिश्न मुंड के ऊपर एक त्वचा की आवरण पाई जाती है। किसकी आवरण पाई जाती है? त्वचा की आवरण पाई जाती है। उस आवरण को हम लोग बोलते हैं फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर स्किन कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सुनिए, हमने बोला कि जो पेनिस होता है, शिश्न होता है, ये नर का बाह्य जननांग होता है और ये बहुत ही उत्तेजक अंग होता है। और साथ ही इसकी शिथिल अवस्था में लंबाई जो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। बात कर ले ये किसके बने होते हैं? स्पंजीय ऊतकों के बने होते हैं। जब स्पंजीय ऊतक में रक्त भर जा रहा है तो इसके आकार कैसा हो जा रहा है? बड़ा हो जा रहा है। साथ ही कैसा हो जा रहा है? टाइट हो जा रहा है। और ये शिश्न जो होता है इसके अग्रभाग, ये जो फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इस अग्रभाग को हम लोग क्या कहते हैं? शिश्न मुंड कहते हैं। और जो शिश्न मुंड होता है इसके चारों ओर स्किन पाया जाता है, त्वचा पाया जाता है। उस त्वचा का नाम क्या देते हैं? फोर स्किन देते हैं।
क्या शिश्न के बारे में जानकारी पूरी तरीके से प्राप्त कर ली है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं। हम लोग अब बात करेंगे वीर्य के बारे में कि वीर्य जिसको हम लोग सीमेन कहते हैं, सीमेन क्या होता है। एक सामान्य मनुष्य में प्रति स्खलन की बात कर लें कि प्रति स्खलन में कितना सीमेन बाहर निकलता है, उस सीमेन के अंदर कितने स्पर्म पाए जाते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो रेडी हैं सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अभी क्या होगा, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े होंगे कि जो शुक्राशय होता है और जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और जो काउपर ग्रंथि होती है, इन सभी ग्रंथियों से एक तरल पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है? तरल पदार्थ निकलता है और उस तरल पदार्थ का नाम देते हैं सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। ये सभी तरल पदार्थ कहाँ से निकलते हैं? शुक्राशय से, प्रोस्टेट ग्रंथि से और काउपर ग्रंथि से। अब इस प्लाज्मा के अंदर, और कौन सा प्लाज्मा? सेमिनल प्लाज्मा के अंदर शुक्राणु मिलेगा। कौन मिलेगा? शुक्राणु मिलेगा, जिसको लोग क्या बोलते हैं भाई? स्पर्म मिलेगा। तो किसका निर्माण होता है? वीर्य का निर्माण होता है। समझ आई बात? हमने बोला सेमिनल प्लाज्मा और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? वीर्य का निर्माण होता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि शुक्राणु क्या होता है, इसकी संरचना कैसे होती है। ठीक है ना? तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि प्रति स्खलन की बात कर लेते हैं कि प्रति स्खलन में, अब स्खलन का मतलब होता है कि एक बार मैथुन की क्रिया हुई, उससे जितने वीर्य बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं प्रति स्खलन। तो प्रति स्खलन में जो सीमेन होता है, इसकी मात्रा लगभग 3 से 4 ml होती है। एक बार स्खलन में या फिर एक बार मैथुन की क्रिया में 3 से 4 ml क्या निकलते हैं? वीर्य बाहर निकलते हैं। और इन सभी वीर्य में लगभग 300 से 400 मिलियन, कितनी? 300 से 400 मिलियन क्या उपस्थित रहते हैं? स्पर्म उपस्थित रहते हैं, शुक्राणु उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई? उपस्थित होते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो वीर्य होता है, ये क्लियर होगी बात? चलिए, हम लोगों ने देखा कि सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो वीर्य का निर्माण होता है। एक बार स्खलन में लगभग 3 से 4 ml वीर्य बाहर निकलता है और उसके अंदर कितने स्पर्म मौजूद रहते हैं? 300 से 400 मिलियन स्पर्म मौजूद रहते हैं। क्या इतनी बातें सबको याद हो गई? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं स्पर्म के बारे में कि स्पर्म क्या होती है, इसकी संरचना कैसे होती है। चलिए हम लोग स्पर्म की संरचना को देख लेते हैं। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं शुक्राणु के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं कि जो शुक्राणु की संरचना होती है, यह शुक्राणु की संरचना किस प्रकार से होती है, शुक्राणु की संरचना में कितने भाग पाए जाते हैं और इन सभी भागों का कार्य क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो शुक्राणु की संरचना में मुख्य 4 भाग पाए जाते हैं।
कितने भाग पाए जाते हैं? 4 भाग। सबसे पहले एक सबसे ऊपरी भाग होता है जिसको हम लोग कौन सा भाग बोलते हैं? शीर्ष भाग बोलते हैं। एक शीर्ष और मध्य को जोड़े रखता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? और अगला कौन सा होता है? मध्य भाग। अगला कौन सा होता है? सोनू समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कितने भाग हैं? शीर्ष जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई? हेड भाग। दूसरा कौन सा? ग्रीवा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। तीसरा भाग जिसको बोलते हैं भाई मध्य भाग, जिसको हम बोलते हैं मिडिल पार्ट, ठीक है ना, मिडिल पार्ट। अगला कौन सा होगा? पुच्छ होगा जिसको हम लोग बोलते हैं टेल भाग। कौन सा? टेल। तो शुक्राणु में कुल कितने भाग हो गए? 4 भाग। सबसे पहले भाग की बात कर लेते हैं शीर्ष की भाग। तो जो शीर्ष भाग होता है, इस शीर्ष भाग के सबसे ऊपरी भाग में बात कर लेते हैं। तो ये ऊपरी भाग में एक झिल्ली लगी होती है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। तो जो शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग में एक्रोसोम पाया जाता है। याद रखिएगा, अभी निषेचन की क्रिया में एक्रोसोम ही भाग लेगा, ठीक है। कौन पाया जाता है? एक्रोसोम। और एक्रोसोम के अंदर जो होता है एंजाइम उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? एंजाइम उपस्थित रहता है। साथ ही इसमें जो होता है आगुणित, कैसा? आगुणित, जिसको बोलते हैं एन कंडीशन में हेप्लोइड, ठीक है ना, आगुणित केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? आगुणित केंद्रक पाया जा रहा है। तो हम लोग देख पाएंगे कि ये जो शुक्राणु है, इस शुक्राणु के अंदर ये मध्य में केंद्रक पाया जा रहा है। और ये जो केंद्रक होता है कैसा होता है? अगुणित केंद्रक होता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, अगला भाग कौन सा है? ग्रीवा भाग है। जब हम लोग ग्रीवा की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जान लें कि जो शीर्ष भाग है और जो मध्य भाग है, ये शीर्ष भाग, ये मध्य भाग, इन दोनों को जो जोड़े रखता है उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीवा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये शीर्ष और किसको? मध्य को क्या करके रखता है? जोड़े रखता है, ठीक है। कौन जोड़े रखता है? रखता है। अगली बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो होता है तारक काय पाए जाते हैं। किसके अंदर तारक काय पाए जाते हैं? ग्रीवा के अंदर तारक काय पाए जाते हैं। चलिए अगले बात कर लेते हैं, अगला भाग जिसको हम लोग कौन सा भाग बोलेंगे? मध्य भाग। मध्य भाग को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा गृह। क्या बोलते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं। अब ऊर्जा गृह का मतलब समझते हैं कि ऊर्जा गृह होता क्या है। हम लोग जान रहे हैं कि जो स्पर्म है एक प्रकार की कोशिका है। अब कोशिका के अंदर जो ऊर्जा गृह होता है वो कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कौन होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसके अंदर जो होता है क्या उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है किसके अंदर उपस्थित है? शुक्राणु के अंदर उपस्थित है। किस भाग में उपस्थित है? मध्य भाग में उपस्थित है। तो ये काम क्या करेगा? ऊर्जा देगा। किसको ऊर्जा देगा? किसको देगा? शुक्राणु को ऊर्जा देगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब शुक्राणु का स्खलन होता है, जब योनि द्वार की ओर भागता है, तो हम जानते हैं स्पर्म भी गति करता है। तो उस समय उसको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा देने के लिए कौन उपस्थित रहता है? मध्य भाग। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, अगला भाग कौन सा है? पुच्छ। तो ये क्या करता है कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म को गतिशीलता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? गतिशीलता प्रदान करता है। किसको गतिशीलता प्रदान करता है? किसको? किसको? स्पर्म को। क्या प्रदान करता है? गतिशीलता प्रदान करता है। ठीक है, फिर